नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में बहुत ही जोश के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेखपाल पद से जुड़े हुए उन सभी बातों के बारे में बताऊँगा जिनके बारे में जानने के लिए आप उत्सुक रहते हैं। जैसे लेखपाल कौन है, इन्हें क्या काम करने होते हैं, इनका वेतन कितना होता है, पोस्टिंग कहाँ पर होती है, ट्रेनिंग कहाँ पर होती है और कितने दिन की होती है। इसके अलावा इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है और इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यानी अगर आप भी लेखपाल बनना चाहते हैं तो आपको किस प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, इन सभी बातों पर बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए लेखपाल की तो लेखपाल को कहीं कहीं पर पटवारी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपका राजस्थान है, हरियाणा है या फिर आपका मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इन्हें पटवारी कहा जाता है। तो लेखपाल या पटवारी एक ही बात है। ये लेखपाल भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका चकबंदी लेखपाल और दूसरा होता है राजस्व लेखपाल। जो हमारा चकबंदी लेखपाल है उनका मुख्य काम होता है चकबंदी करना। चकबंदी यानी चक की बंदी, चक मतलब होता है जमीन, भूमि। आपका जो चक है इसका मतलब होता है भूमि और बंदी का अर्थ होता है बांधना, यानी भूमि को बांधना। तो चकबंदी में क्या होता है कि जो मान लीजिए एक गांव में कोई किसान है, उसके पास 10 बीघा ज़मीन है, लेकिन उसकी ज़मीन अलग अलग बंटी हुई है छोटे छोटे टुकड़ों में। मान लीजिए 1 बीघा उसकी गांव के एक कोने पर है, दूसरी ज़मीन दूसरे कोने पर है, थोड़ा सा टुकड़ा उसका किसी दूसरे गांव में है। इस तरीके से अलग अलग बंटी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है कि किसानों को खेती बाड़ी करने में बहुत दिक्कत होती है, उन्हें हर जगह भाग भाग कर पहुंचना पड़ता है। या कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है अगर उनकी पूरे 10 बीघे की ज़मीन इकट्ठा होती तो वो इसका सही फ़ायदा उठा पाते। उन्हें कुछ ऐसा काम करना है जहाँ ज़्यादा ज़मीन चाहिए, लेकिन उनकी ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। तो ऐसे में लेखपाल का काम होता है, जो चकबंदी लेखपाल हैं इनका काम होता है कि उस किसान की ज़मीन को चकबंदी कर दी जाती है उनके ज़मीन की। यानी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ज़मीन के उन सबको इकट्ठा कर दिया जाता है। यानी उनको एक ऐसी जगह पर ले जाके एक ज़मीन दे दी जाती है जहाँ उनका पूरा 10 बीघा इकट्ठा हो जाए। इसे कहते हैं चकबंदी। दूसरे होते हैं राजस्व लेखपाल। जो चकबंदी लेखपाल हैं इन्हें सीधे पब्लिक के साथ डीलिंग करनी होती है। यानी ये जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जो किसानों की ज़मीनें हैं, उनकी चकबंदी करते हैं, उनकी व्यवस्था देखते हैं, उनका नक्शा पास करना, चकबंदी करना, यानी उनकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, ये सारा ब्यौरा रखना चकबंदी लेखपाल का काम है। उसके बाद जो हमारे राजस्व लेखपाल हैं इन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आपने देखा चकबंदी लेखपाल का सिर्फ एक काम है, चकबंदी करना। इसके अलावा इन्हें 1-2 काम छोटे छोटे दे दिए जाते हैं, लेकिन मुख्य काम यही है। पर हमारा जो राजस्व लेखपाल है इन्हें बहुत सारे काम है, 50 काम है। एक तरीके से देखा जाए तो इन्हें गधा मजदूरी करनी होती है, क्योंकि जितना इनसे काम करवाया जाता है उस हिसाब से इनकी सैलरी कुछ भी नहीं है। सबसे पहला तो इनका काम होता है खसरा और खतौनी बनवाना। देखिए, खसरा और खतौनी बनाना चकबंदी लेखपाल का काम है, क्योंकि जो हमारी चकबंदी की गई है उसमें जो खेतों का विवरण रखा गया है, किसकी ज़मीन कहाँ पर कितनी है, इसी को कहते हैं खतौनी। तो खतौनी बनाना चकबंदी लेखपाल का काम है, लेकिन उस खतौनी या खसरा बनाने का जो कुछ भाग है वो राजस्व लेखपाल को करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑफिशियल काम होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे होते हैं। तो कुछ काम राजस्व लेखपाल का होता है। इसके अलावा जहां चकबंदी लेखपाल को पब्लिक की प्रॉपर्टी के साथ डीलिंग करनी होती थी, यानी लोगों की व्यक्तिगत ज़मीन के साथ डीलिंग करनी होती थी, राजस्व लेखपाल को सरकारी ज़मीनों के साथ डील करना होता है। यानी आपका चकरोड, खलिहान, पड़ती या बंजर भूमि, इन पर जो अवैध कब्जे हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि किसान जो उनके खेत के बगल में जो चकरोड होती है
उसकी अपनी मेड़ों को काट काट करके वो चक्रोट का हिस्सा भी कब्जा कर लेते हैं, या कई बार कोई बंजर भूमि होती है वहाँ पर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं, तो उस कब्जे को छुड़वाना राजा सुलेखपाल का काम है। इसके साथ ही कहाँ पर किस गांव में कितनी चक्रोटें हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कितनी बंजर भूमि है, कहाँ पर है, इन सब का लेखा जोखा करना राजस्व लेखपाल का काम है। इसके अलावा इन्हें बहुत सारे प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं। जैसे आपका सरकारी योजनाएं होती हैं, तो सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना इन्हीं का काम होता है। यानी सरकार ने कोई योजना बनाई, अब उसको प्रशासन को लागू करना है, तो प्रशासन इन्हीं राजस्व लेखपालों को भेजता है गांव तक कि इन जो हमारी योजनाएं हैं इनको लागू करवाइए। तो जनता के बीच में उन योजनाओं को लेके जाना राजस्व लेखपाल का काम होता है। इसके अलावा जो दैवीय आपदाएं होती हैं, जैसे आपकी अग्निकांड है, बाढ़ है, या तूफान या भूकंप है, इन दैवीय आपदाओं में जो नुकसान होता है उस नुकसान की गणना करना और उसकी भरपाई का लेखा जोखा तैयार करना, यानी नुकसान कितना हुआ है और इसके लिए लोगों को कितनी भरपाई की जाएगी, यानी प्रशासन के द्वारा कितनी मदद दी जाएगी, इसके कागजात तैयार करना यानी इनका अनुमोदन करना राजस्व लेखपाल का काम होता है। तो आपदा से हुए नुकसान की गणना और इनकी भरपाई का अनुमोदन राजस्व लेखपाल को करना होता है। जितना ये लोग तय करके बता देते हैं कि इतना नुकसान हुआ है और इसके लिए इतनी भरपाई करनी है, ऊपर से अधिकारी यानी डीएम जो हैं उतनी भरपाई कर देते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये भी राजस्व लेखपाल ही बनवाता है, और इसके लिए इनको हर प्रमाण पत्र के लिए 5 रुपये मिलते हैं। यानी जब आप किसी भी जन सुविधा केंद्र में जा करके किसी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से जो आपका एप्लीकेशन है वो सीधे या तो तहसीलदार के पास जाता है या फिर एसडीएम के पास। कुछ प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा बनते हैं, कुछ एसडीएम द्वारा। तो वो जो आपका एप्लीकेशन है वो तहसीलदार या एसडीएम जिसके पास भी गया हो, वहाँ से सीधे वो लोग फॉरवर्ड करते हैं लेखपाल के पास। उसके बाद लेखपाल का काम होता है कि वो आपके गांव में जाएगा और चेक करेगा कि आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी दी है अपनी आय, जाति या फिर अपने निवास के बारे में, वो सच है या नहीं। इसी के आधार पर वो अप्रूवल देता है। जैसे ही लेखपाल अप्रूव करता है तो एसडीएम या तहसीलदार आपका सर्टिफिकेट बना देते हैं, और इस अप्रूवल के लिए या जो गांव में जाकर के जांच करना है, इसके लिए इन्हें प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए 5 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा जो इनका अगला काम है वो होता है टैक्स वसूली के लिए कागज़ तैयार करना। इनको टैक्स नहीं वसूलना, टैक्स वसूलने का काम होता है अमीन का। अमीन भी एक पद होता है जो टैक्स वसूलता है। तो अमीन को कहाँ से कितना टैक्स वसूलना है, इसके लिए जो कागजात तैयार होते हैं वो राजस्व लेखपाल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इनको जब चुनाव का वक्त होता है तो इन्हें बीएलओ के रूप में या फिर बीएलओ के सुपरवाइज़र के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, यानी जहाँ भी आपका इलेक्शन होता है उस जगह पर जो आपका इलेक्शन का बूथ होता है वहाँ की देखभाल इनके जिम्मे होती है। यानी वहाँ पर जो भी आपको बांस वगैरह लगाना है, जो व्यवस्था देखनी है, रस्सियाँ बांधनी है, उनका काम इन्हीं को करना होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन्हें उसके लिए कोई पैसा भी नहीं मिलता, यानी वहाँ जो भी बांस बल्ली या रस्सियाँ लगानी है उसका पैसा इन्हें अपनी जेब से देना पड़ता है। तो इनका एक काम हो गया, चुनाव के समय बीएलओ के सुपरवाइज़र के रूप में या खुद बीएलओ बना दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें प्रत्येक 3 से 5 वर्ष में पशुओं और कृषि की गणना करनी होती है। यानी इनके जिम्मे में जितने भी गांव होते हैं वहाँ पर कितने पशु हैं या कितनी ज़मीन में कितनी कृषि की गई है, कौन कौन सी कृषि की गई है, इन सभी की गणना करना राजस्व लेखपाल का काम होता है। और इसके लिए इन्हें मिनिमम 2000 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये मिलते हैं। यानी ये डिपेंड होता है कि इन्हें कितनी जिम्मेदारी मिली है, यानी इन्हें कितने एरिया में गणना करनी है। हालांकि ये 2000 से कम और 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे
कई बार इन्हें आपका जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं या जो ग्राम प्रधान होते हैं या जो आपका बीडीओ होता है, ग्रामीण विकास अधिकारी, उनकी जांच करने के लिए भी भेज दिया जाता है। एसडीएम इन्हें ऑर्डर देता है कि जा करके ग्राम प्रधान, बीडीओ या फिर प्राइमरी टीचर जो हैं इनकी जांच कीजिए, ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो एसडीएम के ऑर्डर पर ये जांच करते हैं। या कई बार इन्हें राशन के वितरण में भी लगा दिया जाता है। अगर कहीं ऐसा होता है कि किसी कोटेदार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की जाए कि ये लोग राशन बांटने में धांधली करते हैं, तो ऐसे में एसडीएम इन्हें आदेश देता है कि जाकर के वहाँ राशन का वितरण करवाइए। तो इस तरीके से इन्हें बहुत सारे काम हैं, जितने मैंने आपको गिनवाए। इसके अलावा अभी 25 काम और हैं जो इन्हें करने पड़ते हैं। तो ये था आपके राजस्व लेखपाल का कार्य। आप देख रहे हैं कि इनको इतना काम पड़ता है कि इनके लिए छुट्टी भी मुश्किल हो जाती है। यानी इनके लिए सैटरडे या संडे सब बराबर है। इन्हें हफ्ते में 7 दिन काम करने पड़ते हैं और कई बार तो इनको दिन रात काम करना होता है। तो इनके काम के हिसाब से देखिए इनको वेतन कितना मिलता है। इनका जो सिलेक्शन है वो ग्रुप सी के आधार पर होता है, यानी ये ग्रुप सी की नौकरी है और ये अराजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड होती है। और इनका जो सिलेक्शन है वो होता है 2000 ग्रेड पेपर। 2000 ग्रेड पेपर इनका सिलेक्शन होता है, जिसका मूल वेतन बनता है 21,700 रुपये। ये इनका बेसिक पे है, यानी मूल वेतन है। इसके अलावा इन्हें कुछ वेतन में इनके भत्ते भी दिए जाते हैं। जैसे एक है महंगाई भत्ता, जो कि इन्हें 28% मिलता है। 2021 से पहले जो उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ता है वो 17% दिया जाता था, लेकिन जून या जुलाई 2021 से ये बढ़ा करके 28% कर दिया गया है। तो ये जो महंगाई भत्ता है ये आपका जो मूल वेतन है इसका 28% मिलता है, यानी 21,700 प्लस इसका 28% एक्स्ट्रा। इसके अलावा ये जो वेतन है हमारा चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल, इन दोनों के लिए एक समान होता है। तो जब मैं यहाँ वेतन की बात कर रहा हूँ तो आप दोनों के लिए समझेंगे। इसके अलावा इन्हें मिलता है साइकिल भत्ता। साइकिल भत्ते के लिए इन्हें 100 रुपये दिए जाते हैं। तीसरा होता है एचआरए, यानी हाउस रेंट अलावेंस, यानी मकान किराया भत्ता। जो आपका एचआरए है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग मिलता है। यानी अगर आपकी पोस्टिंग किसी ग्रामीण एरिया में होती है तो आपको 800 रुपये दिए जाएंगे एचआरए के लिए। अगर किसी शहर में होती है तो आपको 1200 रुपये मिलते हैं। वही अगर आपकी पोस्टिंग किसी बड़े शहर में होती है तो आपको 2400 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक मिलता है नगर प्रतिकर भत्ता। नगर प्रतिकर भत्ता भी आपका जो है अलग अलग होता है क्षेत्र के हिसाब से। इन्हें 4 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि मिनिमम 160 रुपये है और मैक्सिमम 480 रुपये। यानी किसी छोटे एरिया में यानी ग्रामीण एरिया में आपको 160 रुपये मिलते हैं। थोड़े और विकसित एरिया में जाएंगे तो आपको 240 रुपये, और ज़्यादा बड़े एरिया में जाएंगे तो 360। इसके अलावा अगर किसी आप महानगर में जाते हैं यानी किसी बड़े शहर में तो आपको 480 रुपये दिया जाता है नगर प्रतिकर भत्ता। तो अगर इन सबको मिला दिया जाए, यानी आपका मूल वेतन, महंगाई भत्ता यानी डीए को हम कहते हैं डियरनेस अलावेंस, तो महंगाई भत्ता, साइकिल भत्ता, एचआरए, नगर प्रतिकर भत्ता, इन सबको मिला करके जो आपका एक एस्टिमेट इनकम होती है वो लगभग बनती है 28 से 29 हज़ार रुपये। उसके बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि आपका जो भी वेतन बनता है उसमें से कुछ एनपीएस कटता है। एनपीएस कटता है आपका मूल वेतन और महंगाई, इन दोनों को मिला करके जो भी बना है उसका 10%, यानी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का जोड़ करके जो भी अमाउंट होगा उसका 10% काट लिया जाएगा एनपीएस के रूप में। तो एनपीएस काटने के बाद जो आपके हाथ में सैलरी आती है वो होती है लगभग 25 हज़ार रुपये, 25 से 26 हज़ार रुपये मिनिमम, जो ग्रामीण एरिया हैं। इसके अलावा जो शहरी एरिया हैं इनमें 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा होती है। तो आपकी जो पहली सैलरी आती है वो आती है लगभग 25 से 26 हज़ार की।
इसके बाद आप जानते ही हैं कि हर वर्ष इनकी सैलरी बढ़ती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी ट्रेनिंग की, इनकी ट्रेनिंग कितने वर्ष की होती है और कहाँ होती है, तो इनकी ट्रेनिंग होती है 1 वर्ष की, और ये ट्रेनिंग किसी बड़े और नामी विश्वविद्यालय में या फिर किसी सरकारी भवन में होती है, और जगह का निर्धारण किया जाता है डीएम के द्वारा। यानी डीएम तय करते हैं कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होगी और कब होगी। ये ट्रेनिंग भी इनकी ये ज़रूरी नहीं है कि ये तुरंत करवा ली जाए, यानी जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया, आपका सिलेक्शन हुआ, आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये टोटल डिपेंड करता है डीएम के ऊपर, या यूँ कह लीजिए जगह के ऊपर। अगर ट्रेनिंग के लिए स्थान खाली है तो डीएम आपको तुरंत भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए। जगह खाली नहीं है तो कई बार आपको 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है 1 वर्ष में, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम में आपको पास होना अनिवार्य है। अगर आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते तो आपको वहीं से घर भेज दिया जाता है, यानी आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको टोटल 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको इस 1 वर्ष की अवधि में ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ भी सिखाया जाता है, आपको उसी का एग्ज़ाम देना होता है। और आज तक शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इस ट्रेनिंग के बाद हुए पेपर में कोई फेल हुआ हो, तो आप उससे बिल्कुल मत घबराइए। आपकी जो ट्रेनिंग है ये या तो एसडीएम के द्वारा दी जाती है, या फिर कानून गो के द्वारा, या फिर किसी वरिष्ठ लेखपाल के द्वारा दी जाती है। अब देखिए इनके प्रमोशन के बारे में। इनका प्रमोशन कैसे होता है। मान लीजिए आप चकबंदी अधिकारी लगते हैं, चकबंदी लेखपाल लगते हैं, तो आपका जो पहला प्रमोशन होगा उसमें आप बनेंगे चकबंदी कर्ता। चकबंदी कर्ता के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपको बनाया जाता है सहायक चकबंदी अधिकारी। उसके बाद अगर फिर से आपका प्रमोशन हुआ तो आपको चकबंदी अधिकारी बनाया जाता है। यानी मैक्सिमम आप चकबंदी अधिकारी के पद तक पहुंच सकते हैं लेखपाल बनने के बाद, चकबंदी लेखपाल के बाद। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप चकबंदी अधिकारी बन ही जाएं, क्योंकि इनका प्रमोशन इतने देर में होता है कि ज़्यादातर लोग चकबंदी कर्ता तक पहुंचते पहुंचते रिटायर हो जाते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो सहायक चकबंदी अधिकारी तक पहुंच पाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस है, ये पॉसिबिलिटी है कि आप चकबंदी अधिकारी तक पहुंच सकते हैं, ऐसा नियम बनाया गया है। अगर राजस्व लेखपाल की प्रमोशन की बात करें तो आपका पहला प्रमोशन होता है तब आप बनते हैं कानून गो। कानून गो यानी रेवेन्यू ऑफिसर, यानी राजस्व निरीक्षक। इसके बाद जब आपका दूसरा प्रमोशन होगा तो आप बनेंगे नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के बाद जब आपका तीसरा प्रमोशन होगा तब आप बनेंगे तहसीलदार। यानी यहाँ आप मैक्सिमम तहसीलदार के पद तक पहुँच सकते हैं। यहाँ भी वही है कि प्रमोशन इतना लेट होता है कि अक्सर लोग कानून गो पहुँचते पहुँचते रिटायर हो जाते हैं। नायब तहसीलदार तक शायद ही कोई पहुँच पाए। अगर किसी का सिलेक्शन बहुत कम एज में हो जाए, 22-23 साल में, तब वो बड़ी मुश्किल से नायब तहसीलदार तक पहुँच पाता है। क्योंकि देखिए इनका जो फर्स्ट एसीपी लगता है, एसीपी यानी अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, तो इनका यानी कह लीजिए प्रमोशन, तो इनका पहला जो एसीपी लगता है वो लगता है 10 वर्ष के बाद। यानी जब भी आपका सिलेक्शन होगा उसके कम से कम 10 वर्ष के बाद, ये ज़्यादा तो हो सकता है लेकिन 10 वर्ष से पहले आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो कम से कम 10 वर्ष के बाद पहला प्रमोशन होता है, जहां आपकी जो ग्रेड पे है वो 2000 से बढ़कर के 2800 हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा एसीपी लगता है, यानी जो आपका दूसरा प्रमोशन होता है, वो होता है 16 वर्ष बाद। 16 वर्ष यानी आपकी ज्वाइनिंग से 16 वर्ष बाद, जब भी आप ज्वाइन करेंगे उसके 16 वर्ष के बाद, यानी पहले एसीपी से 6 वर्ष के बाद। और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो हो जाती है 4200 ग्रेड पे की। उसके बाद जो
तीसरा आपका प्रमोशन लगता है वो लगता है 26 वर्ष में। तो आप देख रहे हैं कि आपका प्रमोशन पहले 10 वर्ष बाद, अगला 16 वर्ष बाद, उससे अगला 26 वर्ष बाद होता है। तो ये काफ़ी लंबा पीरियड है। अगर आप जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं, जल्दी ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है कम उम्र में, तो आप तरक्की कर पाएंगे। अगर लेट होते हैं तो ऊपर तक पहुंचने का चांस बहुत कम होता है। और ऐसा नहीं है कि आप 16 वर्ष बाद या 26 वर्ष बाद ऊपर तक पहुंच ही जाएंगे। प्रमोशन आपका टोटल डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह है, आपके जो आपका करियर है उसमें किसी तरह का दाग नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो कार्यकाल है उसमें किसी तरह का आपके ऊपर आरोप नहीं होना चाहिए, या फिर आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा ये उन्हीं पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप जानते हैं कि 2021 से पहले जो भर्ती आई थी राजस्व लेखपाल की वो आखिरी बार आई थी 2015 में। और 2015 में जो प्रोसेस था उसमें आपको एक लिखित परीक्षा पास करनी होती थी जो कि आपके 80 नंबर की थी। 80 नंबर की लिखित परीक्षा, उसके बाद 20 नंबर का इंटरव्यू यानी साक्षात्कार यानी कुल मिला के आपको 100 नंबर की परीक्षा पास करनी होती थी और इन्हीं के आधार पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता था। लेकिन अब जो 2021 में इसकी वैकेंसी आएगी तो यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। आप जानते हैं कि अब से जो भी वैकेंसी निकलेंगी उत्तर प्रदेश में, जो यूपी SSSC के द्वारा करवाई जाएंगी, उनमें पीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आप यूपी SSSC द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको पीईटी एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है। तो एक तो ये हो गया कि अगर आप लेखपाल का जो फॉर्म निकलेगा उसको भरना चाहते हैं यानी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पीईटी परीक्षा का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी पीईटी आप पास होने चाहिए। उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे और फिर आपकी होगी लिखित परीक्षा। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू था उसको हटा दिया गया है, यानी अब राजस्व लेखपाल में किसी तरह का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। पीईटी पास होने चाहिए, फिर लिखित परीक्षा, और अगर लिखित परीक्षा में पास हो गए तो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपसे SSSC मांग लिया जाए, हालांकि अभी तक ये अनिवार्य नहीं है। आयोग ने संशोधन भेजा हुआ है, यानी आयोग ने तय कर लिया है कि हम राजस्व लेखपाल में SSSC लगाना चाहते हैं और इसको संशोधित करके ऊपर भेज दिया गया है। अब अगर शासन इसको अप्रूव करता है, मंजूरी देता है तो SSSC लगा दिया जाएगा, वरना इस बार नहीं लगाया जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके योग्यता की, यानी आपके पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो इसमें योग्यता कुछ खास नहीं है। सबसे पहले आपके पास 12th की एक डिग्री होनी चाहिए, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एज है वो कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी 21 से कम वर्ष के लोग अप्लाई नहीं कर सकते और 40 से अधिक वर्ष के लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि इसमें जो आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होता है, यानी ओबीसी का और SC ST का, वो अप्लाई है। इसके अलावा मैंने SSSC का आपको बता ही दिया कि SSSC भी आपसे मांगी जा सकती है, ये अभी तक संभावित है। अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया गया है कि SSSC लगेगी, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि SSSC को भी अनिवार्य कर दिया जाए। फिलहाल इसके बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये था आपका लेखपाल से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा। हमने लेखपाल से जुड़ी हुई लगभग हर चीज़ जान ली है। अब बचता है इसका सिलेबस। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम सिलेबस को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी जो अगली वीडियो होगी मैं उसमें आपको हमारा जो नया सिलेबस है उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और जानकारी देनी है। हमारे चैनल पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको इस चैनल पर आगे वीडियो देखने को ना मिले, या हो सकता है आपको ये चैनल ही देखने को ना मिले। तो हमारा एक दूसरा चैनल है द अल्टीमेट इंस्टीट्यूट। आपको आने वाले टाइम पर जो भी वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस उस चैनल पर मिल जाएंगी।
इसके साथ ही जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ भी आपको द अल्टीमेट इंस्टीट्यूट चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।